हेलो दोस्तों, मेरा नाम है एडवोकेट एम जे और हमारे इस चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हम सभी को प्रभावित करता है, जो है न्यायालय की शक्ति यानी पावर ऑफ कोर्ट। कानून बनाने से लेकर हमारे अधिकारों की रक्षा करने तक न्यायालय हमारे समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो आप चाहे कानूनी मामलों की जानकार हो या न्याय प्रणाली के बारे में जानने के लिए उत्सुक हो, हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अनुसार न्यायालय की शक्ति के बारे में संपूर्ण व विस्तार से बात करेंगे। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अंदर चैप्टर 3 के अंदर न्यायालय की शक्ति के बारे में बताया गया है, यानी पावर ऑफ कोर्ट के बारे में चैप्टर 3 के अंदर बताया गया है। चैप्टर 3 के अंदर आज हम 21 से लेकर 25 तक सेक्शंस को पढ़ेंगे। इसके अंदर ही पावर ऑफ कोर्ट के बारे में संपूर्ण जानकारी दी गई है। तो अब हम शुरू करते हैं कि 21 में क्या बताया गया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के सेक्शन 21 के अंदर बताया गया है कि न्यायालय जिसके द्वारा अपराध विचारणीय है, यानी इस संहिता के अंदर उपबंधों के अधीन रहते हुए सेक्शन क की बात करते हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023 के अधीन किसी अपराध का विचारण निम्नलिखित के द्वारा किया जा सकता है। यानी भारतीय न्याय संहिता 2023 के सेक्शन 45 के अंदर यह बताया गया है कि कोई भी अपराध है उसका विचारण निम्न कोर्ट के द्वारा किया जा सकता है: उच्च न्यायालय द्वारा, सेशन न्यायालय द्वारा, किसी अन्य न्यायालय जिसके द्वारा उसका विचारण होना प्रथम अनुसूची में दर्शाया गया है। यानी प्रथम अनुसूची में दर्शाए गए कोर्ट के द्वारा भी किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में कहें कि जिन कोर्ट के पास में पावर है वो उन अपराध के बारे में विचारण कर सकता है। परंतु भारतीय न्याय संहिता 2023 की सेक्शन 45 के अंदर ही बताया गया है कि धारा 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 यानी 64 से 71 तक के जो सेक्शन हैं उनके अधीन कि कोई भी अपराध होता है तो उस अपराध का विचारण ऐसे न्यायालय द्वारा किया जाएगा जिसमें महिला पीठासीन हो। भारतीय न्याय संहिता 2023 के सेक्शन 64 से 71 के अंदर जो अपराध है वह है बलात्कार। यानी बलात्कार के मामले के अंदर उस अपराध का विचारण केवल उस न्यायालय द्वारा ही किया जा सकता है जिसके अंदर जो अधिकारी है वह महिला ही हो सकती है। सेक्शन 21 के सब सेक्शन ख के अंदर हम बात करते हैं किसी अन्य विधि के अधीन किसी अपराध का विचारण जब उस विधि में इस निमित्त कोई न्यायालय उल्लेखित है तब ऐसे न्यायालय द्वारा किया जाएगा, और जब कोई न्यायालय इस प्रकार उल्लेखित नहीं है तब उसका विचारण निम्नलिखित द्वारा किया जा सकता है: उच्च न्यायालय, कोई अन्य न्यायालय जिसके द्वारा इस अपराध का विचारणीय होना प्रथम अनुसूची में दर्शाया गया है। यह कानूनी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, इसको मैं आपको बता देता हूँ इसका मतलब क्या है। भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंदर जो अपराध दिए हुए हैं उनके अलावा अगर कोई अपराध होता है, जैसे कि पोक्सो के अंदर होते हैं या फिर जुवेनाइल कोर्ट के अंदर होते हैं या फिर SC/ST के मामले होते हैं या फिर कंज्यूमर कोर्ट के मामले होते हैं, सब सेक्शन ख के अंदर यही बताया गया है कि भारतीय न्याय संहिता 2023 के अलावा जो अपराध हैं उनको निम्न द्वारा विचारण किया जा सकता है। एक तो उच्च न्यायालय द्वारा, उस न्यायालय द्वारा इन सभी को विचारण किया जा सकता है, या फिर ऐसे कोर्ट जिनके पास इन सभी की पावर है, या जैसे कि कोई अन्य न्यायालय जिसके द्वारा ऐसे अपराध का विचारणीय होना प्रथम अनुसूची में दर्शाया गया है। जैसे हम बात कर लेते हैं, जैसे कि कोई SC/ST का मामला है तो उसे SC/ST कोर्ट के अंदर विचारण किया जाएगा। पोक्सो का मामला है तो उस संबंध में उस अपराध का विचारण केवल पोक्सो कोर्ट के अंदर ही होगा। कंज्यूमर से संबंधित है उस अपराध का विचारण कंज्यूमर कोर्ट के अंदर ही किया जाएगा। इसके अंदर यही बताया गया है कि कोई अपराध जो विशेष है, कोई विशेष अपराध का विचारण विशेष कोर्ट द्वारा ही किया जा सकता है। यह धारा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 26 के स्वरूप है। हमारा सेक्शन 21 तो कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात कर लेते हैं सेक्शन 22 के बारे में। सेक्शन 21 में हमने जानकारी प्राप्त की है कि कौन कौन से कोर्ट कौन से अपराध के बारे में विचारण कर सकता है। सेक्शन 22 हमें यह बताता है कि उच्च न्यायालय और सेशन न्यायालय कौन कौन से दंड दे सकते हैं, उसके बारे में सेक्शन 22 के अंदर बताया गया है। तो हम शुरू करते हैं और देखते हैं। सेक्शन 22 के सब सेक्शन ए के अंदर बताया गया है उच्च न्यायालय विधि द्वारा प्राधिकार कोई भी दंडादेश दे सकता है। यानी उच्च न्यायालय कोई भी दंड दे सकता है, कोई भी कारावास दे सकता है, आजीवन कारावास दे सकता है, मृत्युदंड दे सकता है। उच्च न्यायालय किसी भी प्रकार का दंड दे सकता है। इसके पश्चात सब सेक्शन 2 के अंदर बताया गया है कि सेशन न्यायालय के पास क्या पावर है। सेशन न्यायालय और अपर सेशन न्यायालय विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंडादेश दे सकते हैं, किंतु ऐसा किसी न्यायालय द्वारा दिया गया मृत्युदंड उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि किए जाने के
अध्ययन होगा। यानी सेशन न्यायालय और अपर सेशन न्यायालय भी कोई भी दंड दे सकते हैं, किंतु मृत्युदंड देने के पश्चात सेशन न्यायालय को उच्च न्यायालय द्वारा ही पुष्टि मिलने के पश्चात ही वह मृत्युदंड दिया जा सकता है। इसे हम आसान लैंग्वेज में समझते हैं कि सेशन न्यायालय क्या क्या दंड दे सकता है। सेशन न्यायालय कितनी भी सजा दे सकता है, आजीवन कारावास दे सकता है। केवल मृत्युदंड तभी दे सकता है जब उसे उच्च न्यायालय द्वारा अनुमति प्रदान कर दी जाए। तो हमने सेशन न्यायालय और उच्च न्यायालय की दंड देने की शक्ति को समझ लिया है। यह धारा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 28 के स्वरूप है। अब हम आगे बात कर लेते हैं उच्च न्यायालय और सेशन न्यायालय के अलावा जो मजिस्ट्रेट है उनके पास क्या क्या पावर है दंड देने की, उसके बारे में अब हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट यानी सीजीएम महोदय क्या क्या दंड दे सकते हैं। सीजीएम कोर्ट मृत्यु या आजीवन कारावास या 7 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए कारावास का दंडादेश के सिवा विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंडादेश दे सकते हैं। यानी मृत्युदंड, आजीवन कारावास और 7 वर्ष से अधिक। इसके अलावा सीजीएम कोर्ट कोई भी दंड दे सकता है। इसे हम दूसरे शब्दों में, आसान शब्दों में समझ लेते हैं कि सीजीएम कोर्ट केवल 7 वर्ष तक की ही सजा दे सकता है। सीजीएम कोर्ट और एसीजीएम कोर्ट की यही पावर है। सीजीएम कोर्ट और एसीजीएम कोर्ट 7 वर्ष तक की ही सजा का प्रावधान कर सकते हैं। अब हम सब सेक्शन 2 के बारे में जान लेते हैं, जो है प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट। प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट हैं, उनके पास में जो पावर है वो है 3 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए कारावास या 50,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों या सामुदायिक सेवा का दंडादेश किया जा सकता है। अब हम इसे आसान भाषा में समझ लेते हैं कि प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट हैं वो केवल 3 वर्ष तक की ही सजा का प्रावधान कर सकते हैं और 50,000 तक का जुर्माना का प्रावधान कर सकते हैं या दोनों का प्रावधान कर सकते हैं या फिर सामुदायिक सेवा का प्रावधान कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि सबसेक्शन 3 के अंदर बताया गया है कि द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट की पावर। द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट केवल 1 वर्ष तक की ही सजा का प्रावधान कर सकते हैं या फिर 10,000 जुर्माने दोनों का दंड दे सकते हैं या फिर सामुदायिक सेवा का प्रावधान कर सकता है या फिर दंड दे सकता है, सामुदायिक सेवा का दंड दे सकते हैं। अब हम यहाँ पे एक स्पष्टीकरण दिया हुआ है, उसे हम जान लेते हैं। सामुदायिक सेवा से ऐसा कार्य अभिप्रेत है जिसको किसी दोषित व्यक्ति को दंड के ऐसे रूप में करने के लिए न्यायालय आदेश करेगा जो समुदाय के लाभ के लिए हो, जिसके लिए वह किसी परिश्रमिक का हकदार नहीं होगा। यानी सामुदायिक सेवा से ऐसा कार्य अभिप्रेत है, यानी सामुदायिक कार्य ऐसा कार्य होगा जिसके अंदर समुदाय का लाभ होगा और उसके लिए उसे खर्चा नहीं दिया जाएगा। जो नीचे नोट दिया है उसे हम पढ़ लेते हैं। यह धारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 29 के स्वरूप है। अब हमने मजिस्ट्रेट की जो पावर है वो पढ़ ली है। अब तक हमने उच्च न्यायालय, सेशन कोर्ट और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट, द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट की दंड देने की शक्ति के बारे में जान लिया है। इसके पश्चात हम आगे बढ़ते हैं और सेक्शन 24 के बारे में जानते हैं। जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर कारावास का दंडादेश। यानी अगर किसी व्यक्ति को दंड के रूप में जुर्माना दिया गया है या फिर कारावास या जुर्माना दिया गया है, तो इस स्थिति में अगर कोई व्यक्ति जुर्माना देने में विफल रहता है तो उस कंडीशन में उसके साथ क्या किया जाएगा। किसी मजिस्ट्रेट का न्यायालय जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर इतनी अवधि का कारावास अधिनिर्धारित कर सकता है जो विधि द्वारा प्राधिकृत है। अब हम जान लेते हैं कि अगर जुर्माना देने में विफल होने पर कितनी सजा का प्रावधान हो सकता है। सब सेक्शन क्या के अंदर बताया गया है कि धारा 23 के अधीन मजिस्ट्रेट की शक्ति से अधिक न हो। अगर कोई व्यक्ति जुर्माना देने में विफल रहता है तो उसे कितनी सजा का प्रावधान किया जा सकता है। धारा 23 के अधीन मजिस्ट्रेट की शक्ति से अधिक न हो, जो मजिस्ट्रेट की पावर है उससे अधिक वह सजा नहीं दिया सकता, जो हम धारा 23 में पढ़ चुके हैं। यानी प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट 3 वर्ष, द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट 1 वर्ष और सीजीएम कोर्ट 7 वर्ष। इससे अधिक दंड नहीं दिया जा सकता। जहां कारावास मुख्य दंडादेश के भाग के रूप में अधिनिर्धारित किया गया है, वहां उस कारावास की अवधि के चौथाई से अधिक की न होगी जिसका मजिस्ट्रेट जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर दंडादेश के रूप में अन्यथा उस अपराध के लिए अधिरोपित करने के लिए सक्षम है। यानी अगर कोई व्यक्ति को कारावास भी दिया गया है और जुर्माना भी दिया गया है तो उस स्थिति में अगर वह व्यक्ति जुर्माना नहीं देता है तो उसे कारावास की 1/4 से अधिक की कारावास नहीं दिया जा सकता है। इसे हम एक उदाहरण के द्वारा समझ लेते हैं। किसी व्यक्ति को 8 वर्ष का कारावास दिया गया और 50,000 जुर्माने का प्रावधान किया गया। वह व्यक्ति जुर्माना अदा नहीं करता है तो उस स्थिति में 2 वर्ष से अधिक का कारावास वह मजिस्ट्रेट नहीं दे सकता है। यानी कारावास से 1/4 हिस्सा ही दंड दिया जा सकता है।
अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। इस धारा के अधीन कारावास धारा 23 के अधीन मजिस्ट्रेट द्वारा अधिनिर्णित की जा सकने वाली अधिकतम अवधि के कारावास के मुख्य दंडादेश से अतिरिक्त हो सकेगा। यानी जो जुर्माने में देरी होने के द्वारा जो दंड दिया जाता है वह दंड धारा 23 के अधीन मजिस्ट्रेट द्वारा निर्णीत दंड के अलावा होगा। इसे हम पुराने वाले उदाहरण के द्वारा ही समझते हैं कि किसी व्यक्ति को 8 साल की सजा हुई और 50,000 का जुर्माना का प्रावधान किया गया। वह व्यक्ति जुर्माना देने में विफल रहता है और उस व्यक्ति को 1/4 यानी 2 वर्ष तक का कारावास देने का न्यायालय के पास में अधिकार है। तो वह दंड जो 2 वर्ष का है वह 8 साल के अलावा होगा। 8 साल का उसका पहले वाला कारावास है और 2 साल का वह कारावास है जो उसे जुर्माना न देने के कारण दिया गया है। यानी इस प्रकार 8+2 उसे 10 वर्ष तक का कारावास दिया जाएगा। सब सेक्शन 2 के अंदर यही बताया गया है। यह धारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 30 के स्वरूप है। अब हम अपने अंतिम पॉइंट की ओर बढ़ते हैं जो है सेक्शन 25। सेक्शन 25 के अंदर बताया गया है कि एक ही विचारण में कई अपराधों के लिए दोष सिद्ध होने से के मामलों में दंडादेश, यानी कोई व्यक्ति एक से अधिक अपराध करता है उस मामले में न्यायालय के द्वारा क्या दंड दिया जा सकता है। आपने नोटिस किया होगा कोई भी FIR लॉन्च होती है तो उसके अंदर कई धाराएं होती हैं और उन धाराओं का अलग अलग दंड भी होता है। सब सेक्शन 1 को पढ़ लेते हैं। जब कोई व्यक्ति एक ही विचारण में 2 या अधिक अपराधों के लिए दोष सिद्ध किया जाता है तब न्यायालय भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 9 के उपबंधों के अधीन रहते हुए उसे ऐसे अपराधों के लिए विहित दंडों में से उन दंडों के लिए जिन्हें देने के लिए ऐसा न्यायालय सक्षम है दंडादेश दे सकेगा और न्यायालय अपराधों की गंभीरता पर विचार करते हुए ऐसे दंडादेश साथ साथ या क्रमवती रूप से चलने का आदेश देगा। तो अब हम समझ लेते हैं कि सब सेक्शन 1 के अंदर क्या बताया गया है। जब कोई व्यक्ति 2 या उससे अधिक अपराधों के लिए दोष सिद्ध किया जाता है तो उस मामले में कोर्ट के पास जो पावर होती है उसके अनुसार वह दंड दे सकता है और यह दंड एक साथ दे सकता है या फिर क्रमवती रूप में भी दे सकता है। अब हम इसे एक उदाहरण के साथ में समझ लेते हैं कि कोई व्यक्ति किसी के घर में घुसता है और उसके साथ मारपीट करता है। तो उस कंडीशन में अपराधी ने 2 अपराध किए हैं जिसमें से वो पहला अपराध है कि वह घर में घुसा है और दूसरा अपराध है कि उसने मारपीट की है, गाली गलौज की है। यह उसके अपराध हैं। तो उस कंडीशन में न्यायालय द्वारा उन दंडों के लिए एक साथ भी हो सकते हैं और क्रमवती रूप में भी हो सकते हैं। मान लेते हैं कि उसे इन 2 या 3 अपराधों के लिए किसी में 2 वर्ष का कारावास दिया गया है और किसी में 1 वर्ष का कारावास दिया गया है। तो वह कारावास एक साथ भी हो सकते हैं और क्रमवती रूप में भी हो सकते हैं। एक साथ का मतलब ऐसा हुआ कि उस व्यक्ति को यह दोनों दंड एक साथ भुगतने होंगे, यानी टोटल मिला के उसे 2 वर्ष ही भुगतना होगा। और क्रमवती रूप में ऐसा होगा कि उन सभी अपराधों का दंड वह क्रम से वहन करेगा। अब हम सब सेक्शन 2 को पढ़ लेते हैं। दंडादेशों के क्रमवती होने की दशा में, यानी जब कोई 2 या अधिक अपराध होते हैं और उनका दंड वह बारी बारी से वहन करेगा, केवल इस कारण से कि कई अपराधों के लिए संकलित दंड उस दंड से अधिक है जो वह न्यायालय के एक अपराध के लिए दोष सिद्धि पर देने के लिए सक्षम है। न्यायालय के लिए यह आवश्यक नहीं होगा कि अपराधी को उच्चतर न्यायालय के समक्ष विचारण के लिए भेजे। अब हम इसे आसान भाषा में समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि किसी व्यक्ति ने 2 या उससे अधिक अपराध किए और उसका विचारण प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के समक्ष हो रहा है। प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के पास केवल 3 वर्ष तक का ही कारावास देने की शक्ति है और उस व्यक्ति ने जो अपराध किया है उनका योग 3 वर्ष से अधिक हो रहा है। तो इस स्थिति में न्यायालय के लिए यह आवश्यक नहीं होगा कि अपराधी को उच्चतर न्यायालय के समक्ष विचारण के लिए भेजे, यानी वह मजिस्ट्रेट उसे सजा दे सकता है। परंतु अब हम समझ लेते हैं कि क्या क्या शर्तें होंगी जिसके द्वारा यह और कितनी सजा वह दे सकता है। किसी भी दशा में ऐसा व्यक्ति 20 वर्ष से अधिक की अवधि के कारावास के लिए दंडादेश नहीं किया जाएगा। पहला पॉइंट यह है। दूसरा पॉइंट है संकलित दंड उस दंड की मात्रा के 2 गुने से अधिक न होगा जिसे एक अपराध के लिए देने के लिए वह न्यायालय सक्षम होगा। अब हम इसे क और ख को अच्छे से समझ लेते हैं। अब हम इसे एक अच्छे से उदाहरण के द्वारा समझेंगे। मान लेते हैं किसी व्यक्ति ने 2 या उससे अधिक अपराध किए और उन अपराध का जो दंड है वह न्यायालय द्वारा क्रमवती रूप में दिया गया है। तो उस कंडीशन में जो दंड दिया जाएगा वह दंड 20 वर्ष से अधिक अवधि का नहीं होगा। और ख के अंदर बताया गया है कि न्यायालय की शक्ति से 2 गुने से अधिक वह दंड नहीं दे सकता। अब हम इसे साधारण भाषा में समझ लेते हैं। सीजेएम कोर्ट के पास में 7 वर्ष तक का दंड देने की शक्ति है। अगर सीजेएम कोर्ट के समक्ष ऐसा कोई मामला आता है जिसके अंदर उसने 2 या उससे अधिक अपराध किए हैं और उनका दंड उसे क्रमवती देना है, तो उस कंडीशन में अपराध का दंड 7 वर्ष से अधिक हो रहा है, तो उस कंडीशन में जो सीजेएम कोर्ट की जो पावर है वह दोगुनी हो जाएगी, यानी 7 की जगह 14 वर्ष तक का दंड वह दे सकेगा।
यह केवल तभी होगा जब 2 या उससे अधिक अपराध किए जाएं और उन अपराधों का दंड क्रमवती रूप में दिया जाएगा। यह बात प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट, सेकंड वर्ग मजिस्ट्रेट पर भी लागू होती है। प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट की जो शक्ति है वह 3 वर्ष तक का कारावास देने की है। अगर क्रमवती रूप में दंड दिया जाए तो वह 6 वर्ष तक का कारावास दे सकेगा। 3 के अंदर बताया गया है कि किसी सिद्ध दोष व्यक्ति द्वारा अपील के प्रयोजन के लिए उस क्रमवती दंडादेशों का योग जो इस धारा के अधीन उसके विरुद्ध दिए गए हैं एक दंडादेश समझा जाएगा। यानी 2 या उससे अधिक अपराधों के लिए जो दंड दिया जाएगा वह एक ही दंडादेश समझा जाएगा, यानी वह अलग अलग नहीं होगा। उन सभी का योग कर एक ही दंड समझा जाएगा। यह धारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 31 के स्वरूप है। आज हमने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अनुसार पावर ऑफ कोर्ट को समझा है। आज के लिए बस इतना ही। यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसे ही लॉ से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमें लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें। अगर आप उक्त डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें। इसके बावजूद आपको अगर कुछ डाउट रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं इसका जवाब जरूर दूंगा। और कमेंट बॉक्स में अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।